प्रदीप मिश्रा जी और हमारे बहुत गहरे मित्र और छोटे भाई और आप सबके बहुत बहुत प्यारे प्यारे अनुग्रह नारायण सिंह जी जो हमारे प्रभारी भी रहे और उत्तराखंड में इन्होंने कांग्रेस की जो बुनियाद डाली लड़ाई की, आज उस लड़ाई के दम पर अकेले हम नहीं कह रहे, सारा देश कह रहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस वापस सत्ता में आए। तो मैं इनको ये उत्तराखंड से लेकर के आया हुआ है, तो रास्ता यहाँ का नहीं है, ये दे दूँ इनको अनुग्रह बाबू। तो अनुग्रह नारायण सिंह जी, न्यायमूर्ति सभाजीत यादव जी, सुभाष पांडे जी, जावेद उर्फी जी, शिव सेवक सिंह जी, कमलेश सिंह जी, भोले सिंह जी, राम मनोरथ सस जी, आलोक मिश्रा जी, विकास तिवारी जी, अभिमन्यु सिंह जी, मीरा जी, निशाद रस्तोगी जी, सभी हमारे विभिन्न ट्रेड यूनियन सहित अलग अलग वर्गों का जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हमारे सहयोगी साथी योग कांग्रेस, NSY, सेवा दल, कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस संगम की धरती के लोगों को प्रणाम करने आया हूँ और आप सबके लिए गंगा के मायके से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर और मगर एक कामना लेकर के भी आया हूँ, एक इच्छा लेकर के भी आया हूँ। उत्तराखंड में तो हमने संगम के बेटे की मदद से भाजपा को उत्तराखंड से बाहर खदेड़ दिया है। अब बाकी काम उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का आपको करना है। हमारे प्रभारी हैं बाजीराव जी, ये लगे हैं इस काम में, लेकिन ये बाकी काम हम संगम की धरती के लोगों से पाते हैं। आप जरा अपने चारों तरफ नजर डालिए, पिछले 30 सालों में जीता कोई हो, लखनऊ में किसी की हुकूमत बनी हो, मगर हारा आम आदमी है, गरीब आदमी है, मजदूर हारा है, नौजवान हारा है, किसान हारा है। और कुल मिलाकर के मेरा प्यारा प्यारा उत्तर प्रदेश हारा है। हमारा दिल तो आज भी उत्तर प्रदेश के लिए धड़कता है। कल तक तो एक साथ थे ना, यदि भाई अलग हो जाएं तो भाईचारा तो अलग नहीं होता। आज भी हमको उत्तर प्रदेश की उतनी ही चिंता है जितनी हमको अपने उत्तराखंड। मगर एक तथ्य आप सब स्वीकार करेंगे, पिछले 22 साल में उत्तराखंड ने तरक्की की, मगर उत्तर प्रदेश पीछे की तरफ हुआ है। जिस समय हमने अपने राज्य की शुरुआत की थी, अलग चूल्हे की शुरुआत की थी, उस समय एक व्यक्ति की सालाना औसत आय 32,000 रुपया थी, 32,000 रुपया। और आज जानते हैं आप आज कितनी है? 2,15,000 रुपया। और उत्तर प्रदेश की कहाँ है? उत्तर प्रदेश आज भी 1 लाख के नीचे ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। अभी अनुग्रह भाई ने कहा कि मुद्दा क्या है चुनाव का।
यदि हम बदलाव की बात कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं बदलाव की? इस पर जरा सा आपको गौर तो करना चाहिए, जरा आप विचार तो करिए इस पर। जरा देखिए कि पिछले 32 वर्षों में जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, उत्तर प्रदेश की विकास की कहीं बात हुई? एक समय था जब उत्तर प्रदेश देश का नेतृत्व करता था, आज भी नाम के लिए कर रहा है, मगर उधार के सिंदूर से करता है। आज आपका बेटा नहीं है, आज आपकी बेटी नहीं है जो देश का नेतृत्व कर रही है। कहीं से उधार मांग करके वो कह रहे हैं हम आपका नेतृत्व कर रहे हैं। एक समय था जब इलाहाबाद, जब ये संगम की धरती प्रयागराज सारे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाता था, चाहे देश की आजादी की लड़ाई हो या देश बनाने की लड़ाई हो। ये देश को बनाने में इस प्रयागराज की धरती के विचारों का बहुत बड़ा योगदान है। आप सब शरीक रहे, इतिहास के उन सब चेहरों से आप उसी तरीके से वाकिफ हैं जिस तरीके से एक पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी से वाकिफ होता है, आपके घर गांव के नाम। मगर मुझे आप एक बात बताइए, जब से कांग्रेस गई उत्तर प्रदेश में, इस इलाहाबाद सबको कुछ भी मिला हो, मगर इलाहाबाद को कुछ मिला? क्या इलाहाबाद को कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने इलाहाबाद को बदलने की बात कही हो? एक झुंझुना पकड़ा गया, कहा गया हम इसको इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी बना देंगे। अरे इलाहाबाद जितना स्मार्ट पहले था, आज उतना ही जो है इन्होंने अनस्मार्ट बना दिया है इलाहाबाद को। यदि यही स्मार्ट सिटी का नमूना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मोदी जी आपको ही स्मार्ट सिटी मुबारक हो। कोई बदलाव आया इलाहाबाद के जीवन में? कहीं कोई बदलाव कोई नहीं। चाहे सपा आई हो चाहे भाजपा आई हो, एक ने थाने की राजनीति की, एक ने कुछ अपने चहेतों को माला माल बनाने का काम किया, तो दूसरे ने कुछ आपके मेरे कानून पर फुसफुसा करके हमारे सामाजिक सौहार्द को नष्ट करके, भाईचारे को नष्ट करके, हमारी गंगा जमनी तहजीब को नष्ट करके अपने वोट हासिल करने का काम किया। देहरादून में, लखनऊ में भी अपनी चौकी जमा ली और दिल्ली में भी अपनी सल्तनत बना ली, लेकिन आपको हमको कुछ नहीं मिला। केवल एक बात मिली, हर चुनाव के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे उछाल दिए जाते हैं, आज भी उछाले जा रहे हैं। आज भी मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर तू मैं कर करके, तू आतंकवादी है, तू आतंकवादी है कहते हैं। जनता के सवाल नहीं है, इशारा है तू फला जाति का समर्थक है, तू फला धर्म का समर्थक है। इस पर तुमको हमको बांट करके, जनता को बांट करके चुनाव में नतीजे प्राप्त करने की कोशिश हो रही है। दोनों पार्टियां, सपा हो या भाजपा हो, एक दूसरे को गाली गलौज करके जो जनता के सवाल हैं उनसे ध्यान हटाने का काम करते हैं। अभी अनुग्रह नारायण सिंह जी ने ढेर सारे आपके सवालों पर बातचीत की। कोई दूसरा व्यक्ति है इस इलाहाबाद में, जो दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति है, शख्सियत है जिसने आपके सवालों पर आपसे बातचीत की? जो रोजगार के सवाल पर आपसे बात करना चाहता हो, जो कह रहा हो अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने हक के लिए लड़ने वाले नौजवानों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ और मेरे हाथ में हुकूमत आएगी तो उन लाठीचार्ज करने वालों को दंडित करने का काम करेंगे, कोई दूसरा कह रहा है इस बात? ये कांग्रेस का मंच है, जिस मंच पर ये सवाल उठ रहा है कि लाखों लाख कर्मचारियों से उनके भविष्य की सुरक्षा,
एक रिटायर्ड कर्मचारी के लिए जो भविष्य की सुरक्षा है वो उसकी पेंशन है। खुद तो कर्मचारियों को खुद को भी दोष देना चाहिए। जब अटल जी आए तो हमारे कर्मचारी दोस्तों ने समझा अब तो बड़ा भारी खीवनहार आ गया और अटल जी की सरकार ने इन्हीं की पेंशन दबा दी, जो है कह दिया नई पेंशन लागू होगी, पुरानी पेंशन बंद। जब तक कांग्रेस थी, जिसको आज पुरानी पेंशन कहा जा रहा है, वही पेंशन लागू थी। ठीक है, मैं गलत है? और जब भाजपा आई एनडीए के नाम पर, उस पेंशन को बंद कर दिया गया और आज फिर से उसको लागू करने की पहल कौन कर रहा है? राहुल गांधी का सिपाही अशोक गहलोत कर रहे हैं। राजस्थान ने रास्ता दिखाया है और उत्तराखंड के अंदर सरकार बनेगी तो हम उस मार्ग का अनुसरण करेंगे। हम भी पेंशन को मैं आज देख रहा था, मैं आज नेहरू गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी के चेहरे के साथ एक दस्तावेज मैंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस का देखा। इस दस्तावेज में बहुत सारी बातों का जिक्र है, जिसमें एक जिक्र इस बात का भी है कि हम समूह घ मतलब जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, भाजपा सरकार में आई, चतुर्थ श्रेणी समाप्त। चतुर्थ श्रेणी में भर्ती कौन होता था? गरीब का बेटा भर्ती होता था, दलित का बेटा भर्ती होता था, कमजोर का बच्चा भर्ती होता था, पिछड़े का बच्चा भर्ती होता था। इन्होंने कहा न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगी और चतुर्थ श्रेणी के पद भी बंद करो। मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश कांग्रेस को। उन्होंने कहा हम सत्ता में आएंगे, समूह गौ की भर्तियां फिर से प्रारंभ करेंगे, समूह गौ की भर्तियां फिर से प्रारंभ करेंगे। एक बड़ी एक सोच दर्शाती। उन्होंने कहा कोरोना काल के अंदर जो लोगों का व्यवसाय ध्वस्त हो गया, बल्कि मैं अनुग्रह बाबू आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके क्षेत्र में हाईकोर्ट भी है। हाईकोर्ट का हर वकील ऐसा नहीं है कि अच्छा ही हो, खाता पीता हो। अधिकांश नए वकील लोग जो है कोरोना काल के बाद उनकी प्रैक्टिस ध्वस्त हो। इस दस्तावेज में कहा गया है कोरोना से जो लोग पीड़ित हैं, परिवार, कांग्रेस उनकी मदद में आकर के खड़ी होगी। हमारी सरकार बनेगी, हम उनको आर्थिक मदद देने का काम करेंगे। मैं जाता हूं, उसमें वकीलों को भी सम्मिलित करना और उनको भी हमने उत्तराखंड में सम्मिलित किया है। हमने कहा हम उनकी भी मदद में जाएंगे, छोटे व्यापारियों की मदद में जाएंगे। हमारे छोटे व्यापारी भाई हमको सुन रहे हो तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस का दस्तावेज कहता है कि हम छोटे व्यवसायियों के लिए पेंशन योजना को, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग विधवा पेंशनें हैं, उस तर्ज पर छोटे व्यापारियों के लिए भी, सूक्ष्म व्यापारियों के लिए भी हम 60 साल से ऊपर की उम्र में पेंशन देंगे। जो मजदूर हैं, जो बिल्डिंगें बना रहे हैं, भवन बना रहे हैं, 60 साल के ऊपर के उन सब शिल्पियों को भी हम पेंशन से नवाजने का काम करेंगे। ये कोई और नहीं सोच सकता है, ये केवल कांग्रेस सोच सकती है। मैं अपने नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूं, आप कांग्रेस के दस्तावेज को पढ़िए। कांग्रेस का दस्तावेज आपसे वादा करता है, कहता है कि हम 5 साल में 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 20 लाख। और यूं ही हवा में नहीं कह रहे हैं इतने पद सरकारी खाली हैं, इतने आंगनबाड़ी आशा, हमारी आंगनबाड़ी सहायिकाओं, भोजन माताओं, महिला समीक्षाओं के पद खाली हैं। हम इन पदों को भरेंगे, 1 साल के अंदर भर देंगे, सत्ता में आएंगे, भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। कह रहे 5 साल में 20 लाख हाथों को काम देंगे। हमने उत्तराखंड में कहा है कि 57,000 पद रिक्त हैं, हम उनको भरेंगे, 1 साल में भर देंगे और सत्ता में आएंगे तो 5 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे, स्थायी रोजगार से जोड़ेंगे।
क्योंकि हम जानते हैं देश का भविष्य इन नौजवानों के हाथ में है। मगर मैं इन नौजवानों से कहना चाहता हूं, पिछले चुनाव तक मैं देखता था हमारे नौजवान साथी कहते थे मोदी मोदी। अरे मैं कह रहा हूं एक बार इस बार राहुल 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 प्रियंका प्रियंका कह करके देखिए जरा, हमको भी तो 5 साल का वक्त दीजिए। हम तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, हमारा तो आप इन थानेबाजों से और इन लोगों को झगड़ाने वाले दंगाबाजों से एक बार कांग्रेस के कारकुनीरों के हाथ में भी तो सत्ता दीजिए। आप हमको मौका दे करके देखें तो हम बदलाव लाते हैं नहीं लाते हैं आपकी जिंदगी में। आप 32 साल इनके नाम कर सकते हैं तो 5 साल आप कांग्रेस के नाम भी करके देखिए और अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पे करके देखिए, किसी के नाम पे करके देखिए। एक बात तो आप सब जानते हैं कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो, और यदि कांग्रेस विपक्ष में भी बैठती है और सशक्त विपक्ष रहता है तो अनुग्रह नारायण सिंह आपके लिए लड़ेगा और आपके लिए लड़ करके आपके मुद्दों को हल कराने की कोशिश करेगा। यहाँ जितने संघर्षशील शक्तियां हैं, चाहे वो ट्रेड यूनियन की हो या ट्रेड यूनियन से बाहर की हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी वाली शक्तियां हो या कोई और ताकतें हो, आपको इस इलाहाबाद में संघर्ष का कोई दूसरा विकल्प दिखाई देता है? अनुग्रह नारायण सिंह का कोई विकल्प दिखाई देता है? आपको दंगेबाज मिल सकते हैं, तानाफूसीबाज मिल सकते हैं, लोगों को भड़काने वाले मिल सकते हैं, लेकिन आपको अपने लिए लड़ने वाला दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह नहीं मिल सकता है। एक बात याद रखिएगा, कभी कभी लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। कभी कभी हम बहकाव में आ जाते हैं, हम अपने सवालों पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। आज का मुद्दा इलाहाबाद को तय करना चाहिए। अरे इस चुनाव का पिच आप तैयार करेंगे या भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी? चुनाव किस पिच पे खेला जाएगा उसको आप तय करेंगे या ये समाजवादी पार्टी के लोग तय करने का काम करेंगे? आप मुद्दा आप इस तैयार करिए कि कौन रोजगार दे सकता है, किसके पास रोजगार देने का बेहतर एजेंडा है। यदि कांग्रेस के पास बेहतर एजेंडा है तो फिर कांग्रेस के पक्ष में आकर के खड़े होइए ना। जनता की ताकत सब कुछ कर सकती है। एक भ्रम फैलाया जाता है, कहा जाता है यार उत्तर प्रदेश में तो भाजपा और सपा में, और ये फैलाने वाले कौन है, इनको जरा सा पहचानिए। इसमें सारे कानाफूसीबाज लोग सम्मिलित हैं, क्योंकि एक बात जान लीजिए, जब तक भाजपा जिंदा है तब तक ही सपा भी जिंदा है, और जब तक सपा जिंदा है तब तक ही भाजपा भी जिंदा है। इसलिए मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, एक बार इलाहाबाद संगम से तय कर लीजिए, एक को यमुना में बहा दीजिए, दूसरे को गंगा में बहा दीजिए। कहिए भाई जय श्री राम। बल्कि जरा सा योगी आदित्यनाथ जी पर कृपा कर दीजिएगा, हमारे घर पड़ोस के हैं तो उनको हमको सौंप दीजिएगा, उनके लिए हम वहाँ बना देंगे। वहाँ कहेंगे भाई बाबा तुम इधर बैठो, इधर क्या मैं बैठ करके काम। आज महंगाई के सवाल पर क्यों चर्चा नहीं होगी? क्या आपको महंगाई नहीं तकलीफ नहीं दे रही है भैया? मुझे बताइए। नहीं दे रही है। यदि दे रही होती तो हिमाचल की जनता ने रास्ता दिखाया और अब उत्तराखंड भी दिखाने जा रहा है। हिमाचल ने 4 सीटों पर भाजपा को हराया और परिणाम आपने देखा। दूसरे दिन ही मोदी जी ने हाथ जोड़ दिए, कहा अंबानी जी माफ करो, अब आपका बहुत हो गया, 10 रुपया घटा देता हूँ, उनकी इजाजत लेकर के। दूसरे दिन ही पेट्रोल डीजल के 10 रुपये घटाए नहीं घटाए? मीरा जी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो फिर एक बात करो, मैंने उत्तराखंड वालों से कहा, मैंने कहा तुम भाजपा को 50 सीटों पर हरा दो और मोदी जी जो है अडानी अंबानी शडानी भड़ानी इन सब से कहेंगे भैया मुझे माफ करो, बहुत कमा लिया तुमने, यदि 2024 नहीं तो मेरा तो गया,
और इसलिए ये जो है दाम कम करो, महंगाई अपने बल पर घुटू पा जाएगी। और कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों ने कह दिया कांग्रेस जिंदाबाद, तो आप देखिएगा महंगाई छूमंतर हो जाएगी, ऐसे छूमंतर हो जाएगी, बिल्कुल गायब हो जाएगी महंगाई जो है। कारण महंगाई करने वाले लोग कौन है? आपने कभी गौर किया? ये डीजल के दाम जो बढ़े, दुनिया भर में डीजल सस्ता, गैस सस्ती और पेट्रोल सस्ता, और इसको बेच कौन रहा है? किसके पास जा रहा है ये पैसा? जो 100 के पार एक बार डीजल हुआ, किसके लिए गया? ये पैसा सारा का सारा अंबानी जी की जेब में जा रहा है। और मोदी जी से क्या रिश्ता है इनका, आप सबको मुझे बताने की जरूरत नहीं, मालूम है ना आपको रिश्ता। वहां से माल, आपकी जेब से माल निकल रहा है और शट से जो है अंबानी जी की जेब में जा रहा है। ये जो खाने का तेल है ना, हमारे समय में ये तेल जो है 58 रुपए की बोतलवा थी। जो बोतलवा थी वो 58 रुपए की थी, यही थी ना। और आज कितने की है? 200। पहाड़ों में तो 200 के पार होगी। और ये चुनाव के बाद और पार कर देंगे। गैस के दाम भी बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे। ये हमारी बहन से जरा पूछ करके देखो, जैसे गैस के सिलेंडर को 10 दिन होते हैं आए हुए, तो ये उसके बाद हिला जुला करके देखने लगती है कुछ है भी बचा है नहीं बचा है, पता नहीं खत्म न हो जाए करके। मेरी एक बहन एक दिन बता रही थी कि मैं जब 15 दिन हो जाते हैं तो गैस के सिलेंडर को उल्टा कर देती हूँ ताकि जो है जरा सा कुछ दिन और चल जाए, और रोज हाथ जोड़ के कहती हूँ ये सिलेंडर भैया कल खत्म मत होना, मेरी इज्जत रख देना करके, क्योंकि 1000 रुपया कहाँ से आएगा। आज खाने के तेल के दाम जो बढ़ रहे हैं, किसकी जेब में पैसा जा रहा है? देश के खाने के तेल का सबसे बड़ा व्यापारी हमारे गुजरात के अडानी साहब। कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? और ये दाल के दाम जो बढ़े हैं, इसका सबसे बड़ा व्यापारी अडानी कहाँ के हैं? गुजरात के। तो ये माल, आप हम सब गरीब हो रहे हैं। कोरोना काल में आप हम सब गरीब हुए हैं। व्यापारी, कर्मचारी, शिक्षक, नौजवान, सब ग्रस्त, किसान, सब गरीब हुए। मगर मालामाल कौन हुए हैं? 10,000 मोदी जी के यार दोस्त गरीब अमीर हुए। इनकी संपत्तियां 1000 गुना बढ़ गई, आपकी हमारी जेब खाली हो गई। आज यदि अपनी जेब को खाली होने से बचाना है तो फिर कांग्रेस लाओ, महंगाई घटाओ, इस नारे के साथ वोट होना चाहिए। वोट महंगाई के सवाल पर होना चाहिए, वोट रोजगार के सवाल पर होना चाहिए, वोट भ्रष्टाचार के सवाल पर होना चाहिए, वोट कुशासन किसका है उसके सवाल पर होना चाहिए। किसके पास बेहतर एजेंडा है उत्तर प्रदेश के लिए, उसके सवाल पर होना चाहिए। सड़कों की हालत क्या है उसके सवाल पर वोट होना चाहिए। कोरोना काल के अंदर कितनी तकलीफ की बात है। हमारा दिल आज भी करा रही हो। हमारे लाखों भाई जो अपनी आजीविका के लिए गए थे बाहर, वो जब अपने काम छूटा वहां से निकल करके आए, सड़कों के किनारे यूं ही तड़प करके मर गए, भूखे मर गए, रेल से कट करके मर गए, गाड़ियों से कुचल करके मर गए। और लखनऊ में बैठे हुए लोगों ने जुम्बिश भी नहीं ली, उनकी आंखों से एक आंसू नहीं टपका। यदि आंसू टपके तो प्रियंका गांधी की आंखों से टपके, यदि आंसू टपके तो राहुल गांधी की आंखों से टपके। उन्होंने इन सवालों को उठाया, उन्होंने कांग्रेस के लोगों से कहा कि तुमको उन तक पहुंचना है, कुछ नहीं है तो पानी और बिस्कुट लेकर के पहुंचो, मगर उन लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचो, उनकी रक्षा करने का काम करो। कोरोना की दूसरी मार आई, राहुल गांधी कहते रह गए कि तुम्हारे इंतजामात फेल हैं,
सब लोग कोरोना फिर आ रहा है, लेकिन पता नहीं किसके कहने पर, किसके लाभ के लिए। मोदी जी भी हाथ में हाथ धरे बैठे रहे और योगी जी तो पता नहीं कहां जाप करते रह गए और उन्होंने ख्याल ही नहीं किया। आपके अड़ोस पड़ोस में, अगल बगल में रिश्तेदार नातेदार कितने लोग थे जो इलाज के अभाव में मरे हैं। यही इलाहाबाद में देख लीजिए, अपने मोहल्ले में देख लीजिए, लोग ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को दवा नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिला, बेड नहीं मिला। तो ये कैसी हुकूमतें नहीं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या ये कुव्यवस्था आप सबसे चीख करके नहीं कह रही है कि ऐसी सरकारों को बदलिए आप? और यदि कह रही है तो फिर कौन सी ताकत है जो आपके हाथों को बांट? आप एक बार हमको आजमा करके देखिए ना कांग्रेस को। और मैं बहुत पूरे विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं, यदि संगम की धरती, इलाहाबाद की धरती, अनुग्रह नारायण सिंह का कर्म क्षेत्र रास्ता दिखाता है, कांग्रेस जीतता है, तिरंगे वाले जीतते हैं, ये दुरंगे वाले और ये सफाई सफा होते हैं, तो आप याद रखिएगा एक नया युग शुरू होगा, नया युग शुरू होगा। और आ रहा है वो समय, आ रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, बदलाव आ रहा है। आपने छोटे भाई की बात का बुरा मत मानिएगा, बदलाव आपका इंतजार नहीं करेगा, मगर कहीं आप पीछे रह गए तो लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, फिर कहते रह जाओगे कि देश के अंदर बदलाव आया, हम उस बदलाव के हिस्सेदार नहीं बन सके। 2002 में भी उत्तराखंड का चुनाव हुआ था, उसके बाद पूरे देश के अंदर बदलाव आया था और कांग्रेस सत्ता में आई थी 2004। आप जरा सा ढूंढ लीजिए इतिहास को। 2002 की बात कर रहा हूं, उस समय भी हम सब जगह हारते आ रहे थे। लोग कह रहे थे कांग्रेस है कहां? लोग कहते थे भाई कांग्रेस, तुम उत्तराखंड में कह रहे हो, हम मान नहीं लेते हैं तो कांग्रेस तो सत्ता में आएगी नहीं। हमने कहा आप जरा सा प्रयोग करके देखिए, शुरुआत करके देखिए। कांग्रेस ऐसे बैट्समैन की तरीके से है, ऐसे तेंदुलकर की तरीके से है जिसको फॉर्म में वापस आने के लिए केवल एक मैच की दरकार, एक मैच की दरकार। हमने कहा आप उत्तराखंड दीजिए और उसके बाद तेंदुलकर, कांग्रेस रूपी तेंदुलकर रनों का ढेर लगाने का काम करेंगे। और हुआ भी वही। उत्तराखंड में कांग्रेस जीती, उसके बाद एक बड़े राज्यों में कांग्रेस जीती गई और 2004 में पंडित जी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार वो बन गई। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, क्या कहते हैं बनिल, अब मैं भूल गया ना, पहले मैं जब लखनऊ में पढ़ता था तो थोड़ा थोड़ा जो है भोजपुरी में जवान लौट जाती थी, अब नहीं लौट पा रही है, मैं माफी चाहता हूँ। इतनी मीठी भाषा है भोजपुरी, ऐसा लगता है जैसे मिश्री की दली खा रहे हो भोजपुरी में सुने, तो बहुत अच्छा लगता है, प्यारा, बहुत प्यारी भाषा है। तो एक मैच अवे है और इस समय फिर हम उत्तराखंड में जीत रहे हैं। अब के तो हम पंजाब में भी जीत रहे हैं, गोवा और मणिपुर में भी जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश वालों, आप जो है लीड करो इस जीत को। कांग्रेस जीत रही है, इस जीत का नेतृत्व करो। इस बार मैं चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है, इस उत्तर प्रदेश के एक हिस्से के तौर पर, इस उत्तर प्रदेश के साझे दिल के तौर पर, यह हरीश रावत का दिल आपसे प्रार्थना कर रहा है कि आप इस बार इस बदलाव का नेतृत्व करिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लाइए, अच्छी स्थिति में लाइए, सत्ता सौंपिए। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम 2024 में दिल्ली में फिर से कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इतिहास समय का इंतजार नहीं करता, इतिहास घटित होगा। आ गया है वो मौका, उसमें उत्तर प्रदेश को अपनी भागीदारी निभानी है और मैं चाहता हूं कि अनुग्रह बाबू के इस सीट से वो भागीदारी निभाई जाए। आप हमारे दोस्त को, हमारे भाई को बहुत विशाल बहुमत के साथ जिताइए और जिस दिन
जिस दिन कभी इनके धन्यवाद का या आपके बैठक करेंगे तो तब तक थोड़ी बहुत भोजपुरी फिर से अपनी जबान लौटा करके तब भोजपुरी में बतियाओ, क्या कहेंगे, बतियाओ, तब बतियाऊंगा जो है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय प्रभु। अनुग्रह नारायण सिंह जिंदाबाद।